आप सभी को मेरा श्रद्धापूर्वक नमस्कार। मैं शशिकांत तिवारी, भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त, आज इस दूसरे दिन इसराइल और हमास विषय पर चर्चा के लिए। पहले दिन हमने बताया ऐतिहासिक स्वरूप, इसराइल का इतिहास, इसराइल का जन्म, फिलिस्तीन से उसका संघर्ष, और फिर आज जो कुछ भी घटनाएं घट रही हैं उसके संदर्भ में हमने विस्तार से आपका चर्चा किया। आपसे मैंने ये भी बताया कि जो भौगोलिक परिदृश्य है उसको भी मैंने दिखाया कि किस तरह से वहां का भूगोल इसराइल को अकेला बनाता है। यहाँ पे लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र, ये सभी इस्लामिक कंट्रीज हैं, और एक तरफ से भूमध्य सागर। तो इस भौगोलिक परिस्थिति में इसराइल है, और आज का दिन हम आपको इस रूप में इन बातों पर गौर करने के लिए चेष्टा करेंगे। भारत में क्या इसकी प्रतिक्रिया है, भारत की विदेश नीति किस दिशा में जा रही है, और अभी हमारे लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और ये सरकार इस पूरी समस्या को, इस पूरी परिस्थिति को विश्व शांति के रूप में अथवा अपने देश के रूप में किस प्रकार से आकलन करती है, क्या है उनकी नीति, क्या है उनकी भविष्य की योजना, इस पर भी हम आज चर्चा करेंगे। प्रिय श्रोतागण, सबसे पहले तो ये कुछ बातों पे आपको प्रकाश डालना शुरू करेंगे। ज्यों ही 7 अक्टूबर की घटना हुई तो पाकिस्तान ने, हमारे पड़ोसी देश ने, सबसे पहले हमास का समर्थन किया, और उसी दिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से फोन वार्ता के माध्यम से भारत का समर्थन, भारत का साथ, भारत से उनकी जो भी संभव सहायता है उसका उन्होंने चर्चा किया, वार्ता किया, समर्थन किया। तो इस प्रकार से ये दो बातें स्पष्ट हो गई। भारत में आबादी लगभग मुस्लिमों की है। आप जानते हैं 140 करोड़ देशवासियों का ये देश है, किंतु मुस्लिम आबादी, इस्लामिक धर्म को मानने वाले भी हैं। हमारा संविधान सभी धर्मों को सम्मान करता है, सभी धर्मों का। वी आर ए सेकुलर स्टेट, धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं। हमारे संविधान के प्रस्तावना में ऐसा लिखा हुआ है। तो अब ये यहां पर बात स्पष्ट हो गई कि धर्म के मामले में धार्मिक रूप से हमारा किसी भी देश के साथ कोई संबंध नहीं है। तो अब बात क्या आती है भारत की नीति की। तो भारत की नीति क्या होगी? भारत की नीति ऐसी है कि भारत आतंकवाद का विरोधी है, क्योंकि भारत ने आतंकवाद के दंश को झेला है। 26/11 ये स्मृति में आज भी है। अक्षरधाम मंदिर में निर्दोष तीर्थयात्रियों का भूना जाना, ये भी संदर्भ है। कई स्थानों पर आतंकवादी घटनाओं को और फिर आए दिनों खतरा भी बना रहता है। जो भी हमारे राष्ट्रीय आयोजन है, या तो गणतंत्र दिवस या तो स्वतंत्रता दिवस, ऐसे अवसरों पर भी आतंकवादी संगठनों के द्वारा धमकियां दी जाती हैं। जम्मू और कश्मीर में विगत दिनों, विगत वर्षों, जबकि यहां पे कोलिशन गवर्नमेंट था, मुफ्ती मोहम्मद सईद होम मिनिस्टर थे, और आपको स्मरण होगा किस प्रकार से अगवा किया गया। तो आतंकवाद का समर्थन भारत नहीं कर सकता है। तो भारत की नीति क्या है? इसराइल के समर्थन के पीछे एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री इसराइल जाते हैं तो वे फिलिस्तीन भी जाते हैं, फिलिस्तीन जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि फिलिस्तीन से हमारा वैमनस्य नहीं है, हमारी दुश्मनी नहीं है, हमारी अमित्रता नहीं है। वे भी, उनका भी सह अस्तित्व भारत स्वीकार करता है। किंतु जो फिलिस्तीन में हमास जैसे आतंकवादी संगठन उत्पन्न हो गए हैं, और यहां पे फतह जैसे आतंकवादी संगठन उभर चुके हैं, उनका समर्थन भारत नहीं कर सकता। यह स्पष्ट होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, भारत की आर्थिक नीति क्या है? भारत आज विश्व में 5वीं आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है 5th
$5 ट्रिलियन इकोनॉमी हमारा लक्ष्य है। और उन्होंने यह भी कहा है कि 2024 में हमारा लक्ष्य होगा विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का। हमारे व्यापारिक संबंध हैं इसराइल से। इसराइल में क्या है, इतने छोटे से देश में क्या है जिसकी आबादी न्यूयॉर्क की आबादी के से भी कम है? क्या कुछ है? वहां सब कुछ है। ये अगर प्राकृतिक स्थिति को देखा जाए तो यहां पर हीरो का सबसे बड़ा व्यापार होता है। यहां पर कृषि भी उतनी ही उन्नत है। पेयजल की का वहां संकट है, 2% केवल ग्राउंड वाटर है। इसके बावजूद भी वहां के वैज्ञानिकों ने, वहां के शोधकर्ताओं ने पेयजल को समुद्री जल से शोधन करके उपलब्ध करा दिया गया। तो कृषि में उन्नत और मिनरल्स में उन्नत, खनिजों में उन्नत, वहां एक वैज्ञानिकों की उत्कृष्ट परंपरा है। सैटेलाइट सिस्टम, विश्व में इसराइल का अपना सैटेलाइट सिस्टम है। आपने देखा होगा जब भी भारत से इसरो के द्वारा प्रक्षेपण किया जाता है तो आसपास के जो देश हैं वो भी अपना उपग्रह देते हैं कि हमारा भी उपग्रह आप लॉन्च कीजिए। आपको पता है अमेरिका, रूस, चीन के पश्चात इसराइल भी एक शक्ति है जो अंतरिक्ष विज्ञान में, स्पेस टेक्नोलॉजी में उनकी तकनीकी उत्कृष्ट है। आइए चले सैन्य व्यवस्था के बारे में बात करें। इसराइल के पास जो ड्रोन सिस्टम है वो अपने आप में महती भूमिका निभाता है। उनकी सैन्य व्यवस्था काफी उत्कृष्ट है। और मैं आपको बताता चलूं, विश्व में इसराइल ही एकमात्र देश है जहां महिलाएं सेना में भर्ती होती हैं। और भर्ती की क्या बात, पुरुष और महिला ये दोनों को सेना में काम करना ही करना है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो वीसा पासपोर्ट देता है। आप जानते हैं दूसरे देशों में यात्रा के लिए वीसा पासपोर्ट काफी जरूरी है। क्या आपको पता है कि पाकिस्तान का जो भी वीसा पासपोर्ट होता है उस पर लिखा रहता है इसराइल को छोड़कर। ये स्थिति है पाकिस्तान की। लेकिन हमारे यहां हमारी जो अवस्थिति है सभी देशों के लिए समान है। हमारी विदेश नीति इस पर आधारित है। अभी G20 की बैठक हुई, भारत ने उसकी अध्यक्षता की और आपको ज्ञात होगा कि यह अध्यक्षता अगले महीने तक है। दिसंबर में ब्राजील को अध्यक्षता मिलेगी भौतिक रूप से। लेकिन G20 में जो हमारा नारा था वो क्या था? एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। और यही हमारी विदेश नीति का मूल मंत्र है। इसलिए इसराइल के साथ हम खड़े हैं, हमारा देश खड़ा है। हमारे प्रधानमंत्री की फोन से वार्ता हो रही है, वो इस बात पर आधारित है कि आतंकवाद को दूर दूर तक हमारा देश समर्थन नहीं करता। और सचमुच में चूंकि वे निहत्थे निर्दोष प्राणियों की हत्या करता है, सार्वजनिक संपत्ति की क्षति करता है। जो सड़कें हैं, गाड़ियां हैं, भवनें हैं, बच्चों का विद्यालय है, उनके भविष्य के साथ इस प्रकार की निर्मम हत्याएं ये कदापि मानव जाति स्वीकार नहीं कर सकती है। तो भारत कैसे स्वीकार करेगा? प्रिय श्रोतागण, अब आज के दिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इसराइल ही एक ऐसा देश है जहां पर एक ऐसी व्यवस्था है कि विश्व के किसी भी कोने में यहूदी का जन्म होता है तो उसे स्वतः इसराइल की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। यही नहीं, इसराइल में विश्व की जो वायु सेना है वो चौथी सबसे सशक्त वायुसेना है। और उस वायुसेना के साथ साथ ये दुनिया का सबसे सामरिक दृष्टि से ऐसी शक्तिशाली सैन्य प्रणाली है जो किसी भी देश से मुकाबले के लिए तैयार होती है, पीछे नहीं हटती है। और इस बार भी वहां के जो प्रधानमंत्री हैं वो नेतन्याहू, उन्होंने ऐलान किया है कि हम इन दुश्मनों को धूल चटा देंगे। अभी का जो ऑपरेशन है वो ऑपरेशन फ्लड है। और इसी प्रकार से 2008 में भी आतंकवादी संगठनों ने
फिलिस्तीन के नेतृत्व में आक्रमण किया था। उस समय का जो ऑपरेशन था वो ऑपरेशन कास्ट लीड था। मैं आपको बताता चलूं कि इस प्रकार से विश्व शांति को जो खतरा उत्पन्न हो गया है उसमें हमारे देश भारत की अवस्थिति क्या है। भारत में हमारी बहुसंख्यक आबादी, अल्पसंख्यक आबादी, इन दोनों आबादियों के बीच इस्लाम धर्म मानने वाले लोग भी हैं। अभी तो वर्तमान जो धरातल पर है वो किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं हो रही है। अगर कोई भी देश किसी प्रकार से आतंकवाद से ग्रसित होता है तो वो मानवता के विरुद्ध हत्या की बात होती है। भारत की संस्कृति, पुरातन सभ्यता ये कदापि स्वीकार नहीं कर सकती है जो सह अस्तित्व, सबका सुख, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, इस सिद्धांत में विश्वास करती है, वो कदापि इसको स्वीकार नहीं कर सकती है। हमारा पूर्ण समर्थन इस्राएल के साथ है। भारत रूस के बाद विश्व में सबसे अधिक अगर हथियार खरीदता है तो वो इस्राएल से खरीदता है, क्योंकि वहां की सैन्य प्रणाली, वहां के सैन्य सामग्री, शस्त्रास्त्र, अस्त्रास्त्र, ये सब कुछ काफी महत्वपूर्ण है। यही नहीं, आपने अभी हाल दिनों में पेगासस का नाम सुना होगा। यह पेगासस क्या है? इसने भारत के पार्लियामेंट को, संसद को हिलाकर रख दिया। विरोधी दल ये कहते थे कि उनके विरुद्ध पेगासस सॉफ्टवेयर से गुप्तचर की जा रही है। इस्राएल इतना छोटा देश होते हुए भी तकनीकी रूप से काफी समृद्ध है। कंप्यूटर, डिजिटाइजेशन, ऐसे ऐसे उसने सॉफ्टवेयर बनाए हैं, इसके बावजूद भी हमास का आक्रमण होता है। मोसाद जो वहां की गुप्तचर संस्था है वो धराशायी हो जाती है, बार बार धराशायी हो जाती है। तो इस प्रकार से इस्राएल अभी जो आतंकवाद के परिणाम से चारों तरफ से घिरा है, चारों तरफ से जख्मी हो रहा है। मैं तो यही कहूंगा, एक दिन जरूर आएगा जब वहां शांति स्थापित होगी और जो आतंकवाद है उसका दमन होगा। फिलिस्तीन को भी यह समझना होगा कि विकास के लिए, आगे बढ़ने के लिए शांति ही एकमात्र रास्ता है, और जब शांति होगी तो विकास होगा, मानवता का विकास होगा, और यह बर्बरतापूर्ण जो आतंकवाद है उसका निश्चित रूप से सर्वनाश होगा। भारत कभी भी किसी भी देश के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करता है। भारत ने कभी भी कहीं भी सेना भेजने का काम नहीं किया। तो भारत करता क्या है? भारत की विदेश नीति स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात नाम NAM, नॉन अलाइंड मूवमेंट, यानी निर्गुटवाद पर आधारित थी। वो युग था पंडित नेहरू का। आज भारत काफी कुछ स्थितियों से, परिस्थितियों से गुजर चुका है। 1971 का युद्ध आपको याद होगा, 1999 का कारगिल आपको आपके जहन में होगा, 1962, 64, ये सारी स्थितियां आपके जहन में होंगी। भारत ने कभी भी किसी भी देश पे आक्रमण नहीं किया। भारत की आक्रमणकारी प्रवृत्ति प्राचीन काल से, मध्यकाल से आज आधुनिक काल तक कदापि नहीं रही। तो भारत की नीति मैंने आपके समक्ष बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री श्री S जयशंकर भारतीय विदेश सेवा से आते हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, माननीय मंत्री हैं, और इस तरह की व्यवस्था पहली बार भारत में हुई है। भारतीय विदेश सेवा जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के परीक्षा के माध्यम से होती है, जो यहाँ मैं कोचिंग भी करता हूँ, सिविल सर्विसेज एकेडमी रामचंद्रपुर में मैं अपने सेवानिवृत्ति के पश्चात स्थापित किया है। आप सभी जो भी हमारे युवा एस्पिरेंट्स हैं, अभ्यर्थी हैं, उनका मैं यहाँ पर क्षमतावर्धन करता हूँ, उनको इस योग्य बनाता हूँ कि वो कुशलतापूर्वक, ईमानदारी से, लगनशीलता के साथ अपनी सेवा को अंजाम दे सके। तो ये थी हमारी परिचर्चा हमास और इजराइल से उत्पन्न जो वर्तमान में संकट है, भारत की क्या भूमिका है, भारत की क्या नीति है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कुछ संदेश दिया है, ये संपूर्ण चर्चा मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। आप सभी को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।